जनसंख्या बढ़ा रहे हो, वो बेरोजगारी बढ़ रही है, तो उसको रोकने का प्रयास तो मोदी जी कर रहे हैं, सरकार कर रही है। और जब वो नियम लेके आना चाहती है कि आप कम बच्चा पैदा करो, 2 ही बच्चा पैदा करो, तुम कह रहे हो कि तुम खुद बेरोजगार हो और 8 और बेरोजगार पैदा कर दे रहे हो, क्यों? खुद तुमको अपना पेट पालने नहीं हो रहा है, तुम कह रहे हो कि हम बेरोजगार हैं। तो आप बेरोजगार हो तो एक बार भी सोच रहे हो कि 8 बेरोजगार और क्यों पैदा कर रहे हो? मोदी जी ने तो रोक दिया। एक भी बच्चा है मोदी जी का? बताओ कोई, एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी, मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दिए कि भाई नहीं, हम नहीं बढ़ाएंगे। तो बढ़ा कौन रहा है ये बेरोजगारी? जो बच्चे पे बच्चा पैदा किए जा रहा है, और सरकार कह रही है रुक जाओ, तो मान भी नहीं रहा है। तो बेरोजगारी रोकना है तो थोड़ा सुनिए, सरकार की भी सुनिए। आज सबको मिलना पड़ रहा है ताकि मोदी को रोक सके। सबको मिलने के लिए आज देश को अगर बचाना पड़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। राजस्थान के चुनाव में बहुत लोगों ने मोदी नामा पढ़ा और लाल डायरी ढूंढते रह गए। मैं तो कहता हूं मीडिया के साथी भी बहुत लोग लाल डायरी ढूंढ रहे थे, कोटा से लेकर जयपुर से लेकर उदयपुर तक। एक शो और लाल डायरी पे भी होना चाहिए, वो लाल डायरी मिली कि नहीं मिली। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि लाल डायरी अगर चली गई थी तो अंजना जी एक शो तो लाल डायरी पे बनता है। आज तो आपने लाल ड्रेस भी पहनी हुई है कि वे राजस्थान में, ठीक है वो लाल डायरी चली गई, 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ, एक शो तो उस पर भी बनता है कि का रंग आपको दिख रहा है, जनता का लाल फ्लैग पूरे मीडिया के साथियों ने। मैं फिर कहूंगा अंजना जी, देश के प्रधानमंत्री ने लाल डायरी का जिक्र किया और उस लाल डायरी पे वोट मांगे गए। एक FIR तो बनती होगी कहीं ना कहीं, एक उस लाल डायरी को ढूंढने के लिए एक छोटा सा प्रयास तो बनता होगा कहीं ना कहीं, मीडिया के साथियों की तरफ से एक शो तो बनता होगा कहीं ना कहीं। आलोक जी, कपड़े का रंग लाल है, इसे लाल डायरी पे शो कर लीजिए। राजस्थान में आप कीजिए ना शो उसके ऊपर, ये इमोशनल कार्ड में नहीं खेलता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों में 10 साल का विकास पीछे छूटता जा रहा है। शायद उसे लेकर अब वे आगे नहीं चल पा रहे हैं। उन्हें पता है कि विकास के नाम पर जोश पैदा नहीं हो रहा तो हिंदू को मुसलमान के नाम पर डराओ, संपत्ति के नाम पर डराओ, महिलाओं को डराओ भरमाओ। इसलिए जरूरी है कि चुनाव आयोग तुरंत आगे आए और कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर जो भी झूठ बोला जा रहा है उसका पर्दाफाश करे। 16 मार्च को जब अधिसूचना जारी करने की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तब चुनाव आयोग ने झूठ का पर्दाफाश करने की एक पूरी योजना पेश की थी। हम पूछना चाहते हैं कि क्यों नहीं चुनाव आयोग कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी झूठ बोल रहे हैं उसका पर्दाफाश करता है? क्यों नहीं प्रधानमंत्री को आयोग रोकता है कि वे इस तरह से झूठ नहीं बोल सकते हैं? यही नहीं, 21 अप्रैल को उन्होंने बांसवाड़ा में मंगलसूत्र को लेकर झूठ बोला। आज फिर से राजस्थान के टोंक में मंगलसूत्र को लेकर झूठ बोलने लग गए। वो सब कहने लग गए जो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहीं भी नहीं कहा। Can you come here a second? Now this is an idea, okay? Maybe this is him calling me an idiot or him saying I'm a fool, a nasty idea, right? And now he's got it in his mind, okay? So now, can you give it to me? He's now giving me the idea, right? Yes. Okay, give it. Give it. This is very important for you. Give it. It's very, very important. Thank you. सही, बहुत कीमती है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। दो इस हाथ में रख लेता हूँ, इस हाथ में। थैंक यू। राइट, सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट any idea that comes to you, you choose to catch it. Point I'm making to you is what you take away is up to you. You have a space called your mind. You control that space. Nobody else controls that space. जब विश्व युद्ध की कगार पर था तो यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध को विराम मात्र इसलिए दिया गया क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री चाहते थे कि 20,000 से ज्यादा हिंदुस्तानी जो फंसे थे उस युद्ध क्षेत्र में उन्हें बहुत ही सुरक्षित अपने घर पहुंचाया जाए। लेकिन हिंदुस्तान के उस एक निवेदन पर न सिर्फ हिंदुस्तानियों की मदद हुई बल्कि बाकी राष्ट्रों के नागरिक भी बड़ी सुरक्षित ढंग से अपने अपने देश लौटे। 2-4 चीजें जो इंटरव्यू में कहीं गई जिस पर आपने क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं किया और आपने तार्किक रूप से उसको तथ्य भी नहीं पूछा। भाई, मोदी जी ने रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया, इसका खंडन तो विदेश मंत्रालय ने करा है। लेकिन स्मृति जी क्यों ये झूठ बोल रही है मुझे नहीं पता। लेकिन चलिए, अगर यही दलील है तो काहे नहीं एक फोन करके मणिपुर का गृह युद्ध शांत करा देते हैं? क्यों 130 भारतीयों को मर जाने दिया? क्यों 54 दिन से मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है? और प्रधानमंत्री चले गए अमेरिका जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है।
2014 के बाद देश को एक मजबूत प्रधानमंत्री मिले, जिनकी वजह से आज भारत विश्व गुरु बनने की दहलीज पर है। कब हो गया? कब हुआ? कब? अभी पता चलेगा। हमारी विदेश नीति में हमने एशिया को खो दिया। हमारी विदेश नीति में हमने किसे खो दिया? ऐसे आज हमारे यहाँ कोई भी देश प्रॉपरली कहिए जो भारत के लिए एकदम बढ़िया से अलाइन होकर रहे, नहीं। श्रीलंका जैसा देश आंख दिखा रहा है। मालदीव गया हमारे हाथ से, श्रीलंका गया, नेपाल गया, बांग्लादेश कोई खास नहीं है, बैलेंस बना के चल रहा है। ये हमारा 100% दुश्मन था। यहाँ तालिबान आ चुका है, चाइना से तो हमारी दुश्मनी है। म्यांमार में तख्ता पलट हो चुका है, लाओस में बिजली घर ले चुका है, चाइना यहाँ पे ले लिया यहाँ पे। बाकी सब में उतना काम का है सब नहीं। ईरान जो है इजराइल का दुश्मन है। हम लोग इजराइल को बैलेंस करने के चक्कर में ईरान से भी हाथ धो रहे हैं। ईरान उतना न्यूट्रल ही रहा है यहाँ पे। अब बताइए हम लोग का कहाँ गया काम से? कनाडा से हमारा क्या हाल हो गया है? हमारा गणतंत्र दिवस का इन्विटेशन अमेरिका ठुकरा दिया। तू सर्टिफिकेट देगा क्या? तू सर्टिफिकेट देगा? तू देगा सर्टिफिकेट? पत्रकारिता कर रहा, पत्रकारिता कर ले अपने हिसाब से। तू सर्टिफिकेट मत बांट, तेरा यू काम नहीं है भाई। तेरा काम है जनता के मुद्दे उठाने का, फालतू की बकवास करने का काम नहीं है तेरा। नहीं, ये जनता का मुद्दा है। जनता का मुद्दा बेरोजगारी हो रही देश में, किसान इतना परेशान है, बेटियों के बलात्कार हो रहे। 13 किलोमीटर तक बेटी घसीटती हुई चली गई। तूने कितना उठाया उस मुद्दे को भाई? तू आ गया यहाँ इंटरव्यू करने के लिए धर्म पे और धर्म संसद पे। तू यहाँ आ गई इतनी दूर 70 किलोमीटर, तूने उठाया वो मुद्दा जो दिल्ली वाले लड़की जो हुई है, जो घिसटती हुई गई स्कूटी से? उठाई तूने? तेरे चैनल पे देखूं क्या? अभी खोल के अभी देखूं खोल के, अभी देखूं तेरा चैनल खोल के। क्यों? और काय पे डालेगा फिर? चैनल पे नहीं डालेगा, काय पे डालेगा? तेरा टीवी चैनल आ गया क्या? ट्विटर पे डाला तूने? देखूं अभी, चेक करो, चेक करो, चेक करो। पत्रकार पे तो आप इतना चीख रही हैं। जो यूट्यूब पे वीडियो पे व्यूज आता है, पैसा आता है, तुम्हें उसी चीज से मतलब है। तूने कितना उठाया वो मुद्दा? तूने कितना उठाया मुद्दा? दिल्ली में लड़की को घसीट दिया। इस दुर्घटना के लिए जो वहां लोग मौजूद थे उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। कड़वा सच ये है कि लोग खुद भी कहीं ना कहीं इस हादसे के दोषी जरूर हैं। ये वो लोग थे जो पुल पर सेल्फी ले रहे थे। सुधीर भाई के अकॉर्डिंग अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, वहां पर खराब खाना खा के आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तो गलती आपकी है। आपने क्यों विश्वास किया कि ये रेस्टोरेंट ओनर आपको सही खाना खिलाएगा? कल को आप सड़क पर चल के जा रहे हो अपनी गाड़ी में और सड़क पर गड्ढा आ जाता है जिसकी वजह से आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो गलती आपकी है। आप घर से बाहर गए हो, आपका सामान चोरी हो जाता है, तो भाई क्यों विश्वास कर रहे हो पुलिस पर कि पुलिस आपको आकर बचा लेगी? क्यों विश्वास कर रहे हो चोरों पर कि वो आपका सामान चोरी नहीं करेंगे? देखो यार, क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही, तुम सतर्क क्यों नहीं रहते हैं? अब तुम लोग अपनी बॉडी लेके बाहर घूमोगे तो क्रिमिनल तो काट ही देगा ना। यही वो स्मोक बम है जिसका इस्तेमाल किया गया था संसद के भीतर भी और संसद के बाहर। एक मिनट पढ़ लीजिए। संसद के भीतर और संसद के बाहर ठीक उस वक्त इसी स्मोक बम का इस्तेमाल किया गया था। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ संसद भवन परिसर के गेट के पास जी, संसद भवन के भीतर संसद बहुत दिखाई देखिए टीवी 9 के कैमरे पर इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए बहुत हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए लगातार मनीष, देखिए पल्लवी जी प्लीज डोंट डू दिस। पल्लवी जी प्लीज देखिए, पल्लवी जी प्लीज एक जस्ट 30 सेकंड प्रॉमिस। तो देखिए मैं समझ सकता हूँ मेरे तमाम जो मीडिया के साथी बंधु। तो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी आई तो चुनाव ही नहीं हो पाएगा देश में, बीजेपी आई तो संविधान बदल जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। पीएम कह रहे हैं कि संविधान जिंदाबाद था, है, रहेगा। आपको पता है अभी रशिया में चुनाव हुए थे, कुछ दिन पहले ही चुनाव हुए हैं और 75% वोट या आई थिंक 85% वोट से पुतिन जीते थे। आपको पता है वहां पे चुनाव में क्या होता है? जो विपक्षी दल के नेता होते हैं उनको सबको हिरासत में कर दिया जाता है या उनको ऐसी सजा सुनाई जाती है कि उनकी हिरासत में ही मौत हो जाती है। पर इलेक्शन होता है तो एक होता है प्रजातंत्र में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना, एक होता है पुतिन स्टाइल इलेक्शन होना। और पुतिन स्टाइल इलेक्शन करने की ओर जो बढ़ रही है इंडिया, उसके बारे में मैं बता रही हूँ। एक पार्टी का खाता जब्त है, एक राज्य का मुख्यमंत्री घर में बंद है। बीजेपी आपको आपातकाल की याद दिलाती रहती है। आप भी गजब हैं। भारत के लोकतंत्र पर जो काल नाच रहा है वो नाच देखकर भी नहीं देख रहे हैं। रात लंबी हो सकती है, केजरीवाल जेल में हो सकते हैं। स्टेट बैंक ने चुनावी चंदे का जो डिटेल दिया है उसकी खबरें इस गिरफ्तारी की आंधी में उड़ सकती हैं, उड़ जाएंगी।
वैसे भी चुनावी चंदे के इस घोटाले को जनता तक नहीं पहुंचने दिया गया। मीडिया ने बहुत बेईमानी कर ली इस देश के लोकतंत्र के साथ, इस देश की जनता के साथ। अब यही खबर घर घर पहुंचेगी। विपक्ष भ्रष्ट है, विपक्ष के नेता जेल में हैं, चुनावी मैदान खाली है, एक ही नेता है, वही लोकप्रिय हैं, वही विकल्प हैं, वही भविष्य है, वही वर्तमान है, बाकी सब अतीत। हमारे ये सारे टीवी न्यूज चैनल्स या तो बेरोजगारी की बात करेंगे ही नहीं, और अगर करेंगे तो पूरा खून पसीना बहा देंगे सरकार की इमेज बचाने में। जैसे कि इन सुधीर चौधरी को देख लो, इन्होंने करीब 1 साल पहले ये प्रोग्राम किया, सबको सरकारी नौकरी क्यों चाहिए। या आम जनता को डांटने लग गए, कहने लगे कि तुम्हें सरकारी नौकरी इसलिए चाहिए क्योंकि तुम्हें ऊपर की कमाई करनी है, यानी रिश्वत लेनी है। सरकारी नौकरियों की चाहत के पीछे एक बड़ी वजह रिश्वत भी है। सरकारी नौकरी में अगर पैसा कम भी हो तब भी कई कर्मचारी रिश्वत लेकर अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। और 2019 में हुए एक सर्वे में हर 2 में से 1 भारतीय ने ये माना कि उन्होंने अपना काम करवाने के लिए किसी न किसी सरकारी कर्मचारी को रिश्वत दी थी। यानी सुधीर भाई के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी का जो नारा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये जुमला है। और मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। और यहाँ ये कह रहे हैं कि यूथ स्किल्ड नहीं है। स्किल्ड ना होना भी एक बहुत बड़ी वजह है। इसके पीछे जिम्मेदारी किसकी है? सुधीर भाई क्या ये मान लें कि प्रधानमंत्री मोदी का स्किल इंडिया वो भी एक जुमला था? भारत में बहुत सारे लोग परीक्षा देकर, पैसा देकर, किसी नेता की सिफारिश लगाकर किसी भी तरह से सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सरकारी नौकरियों में काम के घंटे बहुत ज्यादा नहीं होते, काम के घंटे तय होते हैं, छुट्टियां जी भर के मिलती हैं। मतलब सुधीर भाई के अनुसार आप लोग, देश के युवा, कामचोर हो और आलसी हो। अभी आपने कहा कि एमएस की गारंटी देंगे, हम कानून बनाएंगे। भाई बना दिया कर्नाटक में कानून, सरकार तो है, काहे नहीं बना दिया। आइए केरल से, जहां आपके परम आदरणीय सम्माननीय राहुल गांधी जी सांसद हैं, वहां बताइए काला कानून लागू है ना, देयर इज नो एमएसपी इन केरल। ये वाला कानून क्यों नहीं लागू करवा दिया आपने? कि जैसे अभी सुधांशु जी ने झूठ पर झूठ बोले और आपने उनका विरोध भी नहीं किया, दूसरा पक्ष भी नहीं लिया, और ये बात आपके दर्शक तक चली गई। जैसे बोले ये कि एमएसपी पे कानून कर्नाटक तेलंगाना क्यों नहीं लाए, जबकि एमएसपी पे लीगल कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का है। सरकार में ये बैठे हैं, हम आएंगे, हमने बनाने का वायदा कर दिया। सुधांशु जी ने दूसरी बात बोल दी कि केरल में एमएसपी नहीं है, झूठ बोल गए। इनको मालूम ही नहीं है कि केरल में एमएसपी ना सिर्फ है बल्कि रबड़ पर भी है, मसालों पर भी है, सब्जियों पर भी है। और केरल अकेला प्रदेश है जो स्वामीनाथन फॉर्मूले के हिसाब से एमएसपी पैडी पे दे रहा है। ये बात का विरोध नहीं किया गया तो जनता को लगेगा भाई सुधांशु जी सच बोल रहे हैं। ये बोल गए नेहरू के जमाने में इंजीनियरिंग कॉलेज क्या बने, उसके पहले अंग्रेजों के टाइम पे थे। ये बताना आप भूल गए, ब्रिटिश टाइम पे पूरे देश में केवल 33 इंजीनियरिंग कॉलेज थे और नेहरू जी ने आते ही हर स्टेट के अंदर कॉलेजेस खुलवाए। ये बोलते हैं एम्स की बात बोल जाते हैं कि आज तक किया क्या, एक एम्स था। अंजना जी, आप जिस शहर में पैदा हुई होंगी, सुधांशु जी जहां होंगे, आपकी टीम के लोग जहां पैदा होंगे, हर शहर के अंदर एक बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है। बड़े से बड़े किसी शहर में जाइए, वो नेहरू जी के टाइम पे तो बने थे। इन्होंने कहा नेहरू जी ने क्या किया, क्या बनाया, मैं इनको बता दूं, DRDO, CSIR, बार, इसरो जो पहले इसको पार बोलते थे, NPL, IIT, IIST, IOFS, ONGC, AIMS, IIM, NIT, बोकारो, CDI, CBRI, 55 इंस्टीट्यूट बनाए। आप इस बात भूल जाएंगे। इन मुद्दों पर, खास करके शिक्षा और रोजगार पर ये हिम्मत की बात करने की, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और क्योंकि ये चीजें लगभग मीडिया के से गायब ही हो गई। देखो भैया, अच्छा हो चाहे खराब, न मैं मंदिर मस्जिद पे बहस करता हूँ और न हिंदू और मुसलमान पर। मेरे जो मुद्दे हैं वो किसानों के, नौजवानों को, शिक्षा के और रोजगार के। किसी को पसंद आए तो भी ना आए। अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर पेन से लिख कर इन बैलेट पेपर्स को इनवैलिड कर रहे हैं, वो तो 8 से ज्यादा पे लिख रहे हैं भाई। अगर आप देखेंगे सारे बैलेट पेपर पे लिख रहे हैं। अगर वो टैंपरिंग कर रहे होते तो भाई 8 पे लिखते, क्योंकि 8 ही वोट तो इनवैलिड हुए, वो सब पे लिख रहे हैं। और दूसरी बात, एक ही जगह लिख रहे हैं भाई, कहीं टैंपरिंग करेंगे तो कहीं ऊपर लिख देंगे, कहीं कुछ लिख देंगे, कहीं दाहिने कर देंगे। सारे पेपर पे वो लिखते जा रहे हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को टैंपरिंग का वीडियो कहना मुझे तो उचित नहीं लगता, क्योंकि अगर वो सिर्फ 8 कागज पर लिखते दिखते तब समझ में आता कि ये टैंपरिंग हो रही है। वो सारे कागज पे लिख रहे हैं, एक ही जगह पे लिख रहे हैं, और इसीलिए ये टैंपरिंग नहीं बल्कि चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा टाइप नजर आता है, जहां वो साइन करते होंगे या लिखते होंगे। तो इसलिए इस वीडियो से ये साबित तो नहीं हो कि भैया वहां पर टैंपरिंग हुई। जल्दी से आज के डिबेट शो का टॉपिक बताओ। यस सर। सर आज की टॉप न्यूज है, लद्दाख में 15 दिन हो गए सोनम वांगचुक को अनशन करते हुए। लद्दाख चीन ने हथिया लिया था ना जी, अभी भी भारत के पास है। एक काम कर, नीचे पट्टी चलती है ना, उस पर इतना छोटा लिख के चला देना कि लोग चाह कर भी ना पढ़ पाए। सर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है सर, वहां पे काफी सारे लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। अगली न्यूज बताओ सर। अगली न्यूज है सर, मणिपुर में हालात अभी भी सुधरे नहीं है, हालात अभी भी बेकाबू है। मणिपुर बेटा, यहाँ पर सिर्फ लोग एक ही मणि के बारे में जानना चाहते हैं और वो है नागमणि। किस इच्छाधारी नागिन ने किस इच्छाधारी नाग को नागमणि दिया, बस यही लोग जानना चाहते हैं। कोई मणिपुर के बारे में नहीं जानना चाहता। अगली न्यूज बता सर। अगली न्यूज है, एलविश यादव को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार करा। एलविश यादव को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया। अरे यही तो न्यूज है। फटाफट उसके माँ बाप को बुलाओ, अपना शो यही होगा आज का।
आज का शो होगा एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने किया गिरफ्तार। एल्विश यादव को सुनाई 20 साल की सजा। इसके अलावा एल्विश की जितनी भी पुरानी वीडियोस है उसको रिवाइंड करके चलाओ। उसके अलावा वो बिग बॉस में रोया था ना, वो क्लिप चलाओ और बोलो एल्विश यादव फूट फूट कर रोया। उसके अलावा माँ बाप भी आकर रो ही देंगे। बेटे की जेल जाने पर कौन माँ बाप नहीं रोता। बेटा टीआरपी, यही तो टीआरपी है। ये समझ गए ना बेटा, तुम टीआरपी का खेल समझ गए। फटाफट मेरे टेबल पे आओ न्यूज लेकर। लेकिन सर